ड्रामा की स्टार्टिंग रिम से होती है, जो कि नशे की हालत में बेड पर थी, और तभी यहाँ पर चैन इस ड्रामा का मेन लीड आता है और वो रिम के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है। रिम जब उसको रोकती है तो वो बोलता है, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वह उसकी नेक पर एक किस कर देखता है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक औरत को रोड पर चलते हुए देखते हैं, और ये हमारे मेल लीड चैन की मॉम होती है। अचानक से ये बाइक से टकरा जाती है। बाइक पर एक लड़का बैठा था, वह इन पर चिल्लाता है और कहता है, क्या तुम देख कर नहीं चल सकती, ब्लाइंड हो चुकी हो? क्या वह कुछ बोल पाती? तभी यहाँ पर रिम आ जाती है। इस पर रिम उसको डांट देती है। अब उसे औरत से कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इस पर वह कहती है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई, मैं तो हॉस्पिटल में थी। रिम बोलती है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल में छोड़ देती हूँ, और उनको अपनी स्कूटर पर बैठा लेती है। बैठते टाइम वह औरत रिम के नेट पर वही इस कार को देख लेती है। इसके बाद हमें हमारे मेन लीड चैन की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि कार से उतरता है। उसका मैनेजर उसको बताता है, आपकी मॉम को हर जगह ढूंढा जा रहा है, पर वह अभी तक नहीं मिल रही। जिस पर चैन बोलता है, जब तक वह मिल न जाए उन्हें ढूंढते रहो। अब हम चैन की मॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वह नर्स के साथ झगड़ा कर रही थी और नर्स उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वह बार बार यही बोल रही थी, मुझे जाने दो, मुझे अपनी बहू को ढूंढना है, और नर्स भी उन्हें पकड़कर रोक रही थी। तभी यहाँ पर चैन भी आ जाता है। नर्स बताती है, सर मैडम जब से आई हैं तो वह यही बोल रही हैं कि मुझे अपनी बहू से मिलाना है। जिस पर वह अपनी मॉम से कहता है, आप क्या बोल रही हैं? उसकी मॉम कहती है, आज मैं अपनी बहू से मिली हूँ। वह कहता है, कौन सी बहू? उसकी मॉम जवाब देती है, वही बटरफ्लाई वाली लड़की, आज मैं उससे मिली। अगर तुम मेरी बहू को लेकर नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। नर्स कहती है, अभी अभी एक लड़की इन्हें यहाँ पर छोड़कर गई थी। उसने अपना बिजनेस कार्ड दिया था और कहा था कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे इस पर संपर्क कर लेना, और वह उस बिजनेस कार्ड को चैन को दे देती है। चैन देखता है। इसके बाद हम चैन को रोड पर देखते हैं, जो बिजनेस कार्ड देख रहा था और मन में सोचता है, बटरफ्लाई वाली लड़की मेरी मॉम के जानबूझकर करीब आई ताकि सिर्फ रिच फैमिली की बहू बन सके। और वह रिम को कॉल लगाता है। रिंगटोन रिसीव करती है और उसके ठीक आगे ही खड़ी थी। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चैन रिम से कहता है, तो तुम ही हो वह लड़की जिसने मेरी मॉम के साथ ऐसा किया? वह कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? चैन कहता है, भले ही मैं तुमसे मैरिज कर लूं, पर जितनी भी प्रॉपर्टी है मेरी ही रहेगी। जिस पर वह कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, भला तुम्हारी फैमिली प्रॉपर्टी से मेरा क्या लेना देना? चैन कहता है, चलो मैरिज करने चलते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है, 5:30 बजे तक का टाइम है, रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हो जाएगा, अगर तुम लेट हो गई तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। जिस पर रिम बोलती है, क्या तुम्हारे पास कार है? चैन कहता है, हाँ है, पर मैं तुम्हें अपनी कार में नहीं बैठाऊंगा। जिस पर रिम बोलती है, तुम्हारी कार में कोई बैठना भी नहीं चाहता, मेरे पास मेरी खुद की बाइक है, और वो अपनी बाइक पर बैठ जाती है। इसके बाद चैन भी उसके पीछे बैठ जाता है। इसके बाद ये दोनों फाइनली मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। रिम चैन से कहती है, तुम मुझे अपने बारे में बताओ, कहीं तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि मैंने तुमसे मैरिज कर ली है। जिस पर वह कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? वह आगे कुछ बोल पाता, तभी रिम के पास कॉल आती है। वह कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से एक लड़की कहती है, स्टोर में एक छोटा बच्चा आया है और वह बोल रहा है कि तुम उसकी मॉम हो। इसे सुनकर वह थोड़ी सी शॉक होती है और कहती है, ठीक है मैं जल्दी से आती हूँ। चैन पूछता है, क्या हुआ? इस पर वह कहती है, मेरे घर पर कुछ काम चल रहा है, इसलिए मुझे जाना है, मैं वह काम निपटाती हूँ, तुम भी जाओ। वह सामने से कहता है, क्या तुमको गिफ्ट या पैसे नहीं मांगोगी? जिस पर वह कहती है, क्या तुम बीमार हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? पर मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। जिस पर वह कहती है, मैंने तुमसे मैरिज की है सिर्फ तुम्हारी मॉम की खुशी के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वह स्कूटर पर बैठकर चली जाती है। जिस पर चैन सोचता है, अगर इसने पैसों के लिए मैरिज नहीं की तो किसके लिए की है? क्या मेरे शरीर के लिए? इसके बाद हम 3 लड़कों को गेम खेलते हुए देखते हैं, जिनमें से एक का नाम जोजो, दूसरे का नाम लून और तीसरे का नाम यह होता है। तभी इनके फ़ोन पर मैसेज आता है और चैन ने इनके पास अपना मैरिज सर्टिफिकेट भेजा था, जिसे देखकर ये तीनों ही खुश हो जाते हैं कि चैन ने फाइनली मैरिज कर ली। अब हम चैन को देखते हैं, जिसके पास मैनेजर आता है और कहता है, सर माफ़ कीजिएगा, पर आपका सन फिर से खो गया। जिस पर वह कहता है, जल्द से जल्द ढूंढो।
अब हम दूसरी तरफ स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ पर रिम की सबसे अच्छी दोस्त लिमो उसे छोटे बच्चे के पास बैठी हुई थी। वह बच्चा कहता है, मेरा नाम जोजो है और वह मेरी मॉम है। तभी यहाँ पर रिम आ जाती है। आते ही वह बच्चा कहता है, मॉम मैं वापस आ गया, मैंने आपको ढूंढ लिया। जिस पर लिमो कहती है, यह सब क्या है? वह बच्चा बोल रहा है कि तुम इसकी मॉम हो। जिस पर रिम जोजो से कहती है, इस तरह से किसी भी लड़की को अपनी मॉम नहीं कहना चाहिए, यह गलत बात है। अगर आपकी मॉम को पता चला तो वह आपसे नाराज़ हो जाएंगी। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रिम हॉस्पिटल में थी और वह एक डॉटर को जन्म देती है। डॉक्टर उसे बेबी को बाहर लेकर खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर एक लेडी भागकर आती है और वह बच्चे को उनके हाथ से छीनकर वहाँ से भाग जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रिम जोजो से कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? वह बताता है, मेरा नाम जोजो है। पर जब वह जोजो का सरनेम सुनती है तो कहती है, यह तो बहुत आम सरनेम है, आज ही मैं इस सरनेम के 2 लोगों से मिली हूँ। जिस पर लिमो पूछती है, कौन 2 लोग? वह कहती है, मेरे हस्बैंड और उसकी माँ। और वह अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है जिसे देखकर उसकी दोस्त शॉक होती है। सर्टिफिकेट में फ़ोटो देखकर जोजो कहता है, यह तो मेरे फादर हैं। यह सुनकर लिमो और रिम दोनों ही शॉक होती हैं और कहती हैं, क्या यह सच में तुम्हारे फादर हैं? जिसके बाद लिमो जोजो से पूछती है, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? इस पर रिम कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसे सवाल बच्चों से नहीं करते। जिस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मॉम की नीयत हमेशा ही तुम्हें लेकर खराब। पर तभी जोजो कहता है, मेरी डैडी बहुत बिजी रहते हैं, वह इतना ज़्यादा काम करते हैं कि क्या बताऊं। उनके पास तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है क्योंकि वह पूरा दिन बिजी रहते हैं। जिस पर रिम कहती है, तुम्हारे फादर बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब जल्दी से उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। इसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि कार से बाहर आता है और तब उसके पास कॉल आता है और दूसरी तरफ से बोला जाता है, तुम्हारा सन यहाँ पर है, मेरी स्टोर का एड्रेस उसे करो और यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद चैन स्टोर में पहुँच जाता है तो जो कहता है, डैडी मैंने मम्मी को ढूंढ लिया। लिमो को देखकर शॉक हो जाती है चैन को और कहती है, यह कितना ज़्यादा हैंडसम है। इसके बाद हम स्टोर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर चिन रिम से कहती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरी प्यारी बहू। जिस पर चिन कहता है, मेरी मॉम को अल्जाइमर है। जिस पर वह वहाँ पर खड़ी सभी लोगों को देखती है और सोचती है, ये सभी इसकी मदद कर रहे हैं। फिर बाकी के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और चिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वह रिम की भर भर के तारीफ़ कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि रिम इन दोनों को अपने घर पर लेकर आती है और फिर वह एक शानदार डिनर बनाती है। डिनर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, इसलिए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्पीड से खाना खा रही थीं। खाना खाते खाते चिन पर खाना गिर जाता है। उसे साफ़ करने के लिए चिन अपनी शर्ट खोलता है तो रिम यह देखकर हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम रिम को बर्तन धोते हुए देखते हैं। बर्तन धोते धोते वह सोच रही थी कि उसकी बहन ने चिन की मॉम से कहा था कि उन्होंने जो ड्रेस पहनी है वह काफ़ी महंगी है। तभी उसे चिन की चीखने की आवाज़ आती है। वह जल्दी से भाग कर जाती है तो देखती है कि चिन वॉशरूम में है, मतलब ख़राब हो गया था और वह बंद नहीं हो रहा था। फिर यह दोनों जैसे तैसे उसे बंद करते हैं। चिन पूरी तरह से भीग चुका था, इसलिए रिम उसके बालों को सुखा रही थी। वह कहती है, थोड़ा नीचे झुको। जिसके बाद वह झुक जाता है और वह उसके बाल सुखा रही थी। चिन अपने कपड़ों को नहीं बदलता तो बहुत सारा पानी गिरता है। वह कहती है, तुम्हें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। जिस पर वह अपनी शर्ट उतार देता है। बस फिर क्या था, उसकी बॉडी देखकर रिम ब्लश करने लगती है। जिस पर चिन को लगता है कि वह शर्मा रही है, इसलिए वह शर्ट पहनने लगता है, लेकिन रिम उसे रोक देती है। जब वह उसकी तरफ देखता है तो वह कहती है, मैं कह रही इसे मत पहनो, क्योंकि अगर इसे पहनोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, यह बहुत गीला है। और यह सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यह तीनों एक साथ सोए हुए थे। सोते सोते रिम चिन के चेहरे पर हाथ रखती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है, पर वह समय देखकर फिर से सो जाता है। अब रिम जाग जाती है और वह थोड़ी घबराकर उठती है। तभी जोजो भी उठ जाता है और कहता है, मॉम मुझे भूख लगी है। वह कहती है, ज़ोर से मत बोलो, और उसे वहाँ से ले जाती है। अब हम इसके बाद उसे खाना बनाते हुए देखते हैं। तभी उसके पास कॉल आता है। पता चलता है कि कंपनी में डिज़ाइनिंग का जो प्रतियोगिता हुआ था उसकी विनर वही है। कॉल पर उससे कहा जाता है, आप जल्दी से अपना प्राइज़ लेने कंपनी आ जाए।
यह सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मैं यह गुड न्यूज़ दूंगी, शायद इस बार मुझसे खुश हो जाएंगे। फिर वह जल्दी से घर जाती है और जब वह यह गुड न्यूज़ बताती है तो उसकी बहन उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन प्राइज़ लेने जाएगी। इस पर रिम कहती है, पर वह प्राइज़ मेरा है। पर उसकी मॉम ज़बरदस्ती करती है कि वह न जाए और उसकी बहन को जाने दे। उसकी मॉम कहती है, यह तुम्हारा कर्ज़ है और तुम्हें इसे चुकाना होगा। वैसे भी तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉक्टर नहीं हो और पता नहीं आज तक मैंने तुम पर कितने पैसे खर्च किए हैं। कभी न कभी तो तुम्हें यह करना ही होगा। उसकी मॉम उसे और भी बुरा भला कहती है, जिससे रिम को बहुत ठेस पहुंचती है। वह घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। वह बहुत ही ज़्यादा उदास थी। तभी चिन वहाँ आ जाता है। रिम कहती है, मेरी मॉम चाहती है कि प्राइज़ लेने मेरी बहन जाए, जबकि वह प्राइज़ मेरा है। इस पर चिन उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं कि चिन उसे घर पर लाता है। वह सो रही थी और चिन उसकी देखभाल कर रहा था। सोते सोते रिम को सपना दिखता है कि वह किस तरह चिन की मैरिज में गई थी और फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, पर उसकी मॉम ने उसके बच्चे को गायब करवा दिया था। जब वह अपनी मॉम से बच्चा मांगती है तो उसकी मॉम कहती है, मैंने उसे किसी और को दे दिया है, और फिर वह घबराकर उठ जाती है। उसका सपना टूट जाता है, जिसके बाद चिन उसे गले लगा लेता है। अगले दिन हम चिन को कंपनी में देखते हैं, जहां मैनेजर कहता है, मैंने आपकी वाइफ के बारे में पता करवाया है। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, पर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के हिसाब से उसने बच्चे को सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में जन्म दिया था और यह आपके टाइम से मेल नहीं खाता। इसके बाद हम उसे घर पर रिम के साथ देखते हैं, जहां पर वह केक बना रही थी। चिन पूछता है, क्यों बना रही हो? रिम बताती है, मेरी मॉम का बर्थडे है। इसके बाद चिन बड़े प्यार से उसे स्ट्रॉबेरी खिलाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों माँ डॉटर घर पर हैं, जहां सारा अपनी मॉम से कहती है, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपने मुझे बचाया और आपके पैरों में चोट लग गई। इस पर उसकी मॉम कहती है, चुप रहो, आराम से बोलो। अगर इसने सुन लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे पैरों में चोट नहीं लगी है। मैं चाहती हूँ कि उसे पूरी लाइफ इस बात का पेन रहे। तभी रिम वहाँ आ जाती है। अपने साथ ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी, लेकिन वह बूढ़ी औरत गिफ्ट्स लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि प्रतियोगिता का प्राइज़ लेने मेरी डॉटर जाएगी, न कि तुम। रिम साफ इनकार कर देती है और कहती है, यह गलत बात है। माँ डॉटर उसकी बात सुनने का नाम नहीं लेती और पूरी तरह से उस पर दबाव बनाती हैं, लेकिन इस बार रिम हार मानने को तैयार नहीं होती। अब हम देखते हैं कि रिम व्हाट्सएप में जाती है। तभी उसे कॉल आती है और सारा कहती है, मॉम के पैरों में अचानक से प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, जल्दी से घर आ जाओ। बेचारे रिम जब घर पहुंचती है तो वह बूढ़ी औरत मज़े से नाच रही थी। रिम कहती है, आपके पैरों में तो प्रॉब्लम हो गई थी? जिस पर वह कहती है, हाँ हो गई थी, पर अब ठीक हो गई हूँ। वैसे मेरा कुछ सामान ढूंढना है, मेरी मदद करो। फिर वह रिम को रूम में लेकर जाती है और वहाँ जाकर रूम को लॉक कर देती है। रिम बार बार गेट खोलने को कहती है, लेकिन वह गेट नहीं खोलती। इसके बाद रिम तय करती है कि अब वह नहीं मानेगी और वहाँ जाकर रहेगी। इसलिए वह विंडो से भागती है और फाइनल जगह पर पहुँच जाती है। उसके पैर में चोट लग जाती है और वह कुछ लोगों से टकराकर गिर जाती है। तभी वहाँ चिन भी आ जाता है, जिसने मास्क पहन रखा था। एक आदमी आकर रिम को उठाता है और एक रूम में ले जाता है। वह वहाँ कहता है, आपको यह मास्क पहनना होगा क्योंकि यह थीम है। चिन चुपचाप यह सब चीज़ें देख रहा था। इसके बाद इवेंट शुरू होता है और जब प्राइज़ का नाम अनाउंस होता है तो सारा उठकर प्राइज़ लेने के लिए भागकर स्टेज पर पहुँच जाती है। यह देखकर रिम को बहुत गुस्सा आता है और वह सभी से कहती है, यह डिज़ाइन मेरे हैं। इस पर सारा कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। फिर हमें उनके स्कूल टाइम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां सारा ने रिम का होमवर्क चुरा लिया था और उसे अपना बनाकर सबमिट किया था। यहाँ पर सारा की मॉम भी सारा को सपोर्ट कर रही थी, ये जानते हुए भी कि वह झूठ बोल रही है। लेकिन इस बार रिम हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए वह साबित कर देती है कि डिज़ाइंस उसके ही हैं, जिसके बाद गार्ड सारा को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद चिन रिम को उसकी ट्रॉफी देता है। अवार्ड सेरेमनी के बाद हम पार्टी देखते हैं, जहाँ पर चिन रिम को डांस के लिए इनवाइट करता है और ये दोनों डांस करते हैं। डांस करते करते रिम यही सोच रही थी कि यह व्यक्ति उसे जाना पहचाना लग रहा है, मैंने इसे कहीं पहले देखा है। तभी उसे लगता है कि यह तो बिल्कुल उसके हस्बैंड जैसा है। इसके बाद वह जल्दी से उससे दूर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है।
जब वह घर पर आती है तो उसे ढूंढने लगती है और कॉल करती है। वह पूछती है, तुम कहाँ हो? जिस पर वह कहता है, मैं घर पर हूँ। रिम कहती है, तुम मुझे घर पर तो नहीं दिख रहे। वह कहता है, मैं सच में घर पर हूँ, और कॉल काट देता है। इसके बाद वह फिर से कॉल करके कहता है, हेलीकॉप्टर लेकर आओ। दूसरी तरफ रिम उसे घर में ढूंढ रही थी। वह गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट जोजो ने अंदर से लॉक कर रखा था। जोजो कहता है, मॉम, डैड कपड़े बदल रहे हैं। लेकिन रिम को यकीन नहीं होता। वह जल्दी से चाबी लाकर गेट खोलती है और देखती है कि दोनों अंदर बैठे हुए थे और आराम कर रहे थे। उन्हें घर पर देखकर रिम थोड़ी हैरान होती है और कहती है, क्या तुम दोनों आज पूरे दिन घर पर ही थे? दोनों हंसते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हम सारा और मैंग को एक साथ देखते हैं, जहां सारा गुस्से में पागल हो रही थी। वह कहती है, वह कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इस पर मैंग कहता है, मैंने पता करवाया है कि मिस्टर गो अभी भी हॉस्पिटल में हैं और वह औरत उस दिन उस परिवार से नहीं थी, क्योंकि मैंने सुना है कि हाल ही में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, जिनमें उनकी एक नानी भी शामिल थी। शायद उसने उनका ब्रोच चुरा लिया था और फिर दुनिया से झूठ कहा ताकि वह सबको बेवकूफ़ बना सके और दिखा सके कि वह बहुत अमीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर सारा कहती है, तो हमें क्या करना चाहिए? मैंग कहता है, हमें कुछ करना होगा जिससे रिम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। इसके बाद हम रिम और जोजो को रास्ते में देखते हैं। तभी एक आदमी उन पर हमला कर देता है और जोजो को किडनैप करने की कोशिश करता है। वह जोजो को लेकर भागने लगता है, लेकिन रिम उसे रोकने की कोशिश करती है। वह रिम को धक्का देता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह आदमी भाग जाता है। इसके बाद हम रिम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसके साथ जोजो और चिन होते हैं। रिम जोजो से कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। इस पर जोजो कहता है, मॉम, आपकी गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो, और बहुत प्यार से उसके हाथ पर अपना सिर रख लेता है। इस पर चिन भी कहता है, खुद को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। इसके बाद चिन को एक कॉल आता है। वह बाहर जाता है और उसकी जेब से कार की गिर जाती है, जो कि रिम देख लेती है। रिम उसके पीछे जाती है और देखती है कि चिन एक आदमी को अपना कार्ड दे रहा था। यह देखकर रिम थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वह कार्ड एक ब्लैक कार्ड था। वह जल्दी से अंदर चली आती है। चिन अंदर आता है और पूछता है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम्हारा चेहरा अजीब लग रहा है। इस पर रिम कहती है, तुम अपनी कार की चाबी भूल गए थे, और कार की चाबी दिखाकर कहती है, यह तुम्हारी कार है? इस पर चिन कहता है, यह मेरी बॉस की है, मुझे इसे अपनी बॉस को देना है, और कहकर वहाँ से चला जाता है। यह सब रिम को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वह उसका पीछा करती है। मैनेजर नोटिस करता है और चिन से कहता है, एक टैक्सी हमारा पीछा कर रही है। इसके बाद कार एक जगह पर जाकर रुकती है। रिम जल्दी से कार से उतरती है और देखती है कि चिन मिट्टी उठा रहा था। यह देखकर उसे लगता है कि वह एक मजदूर है। वह उसके पास जाती है। चिन कहता है, तुम यहाँ कैसे? रिम कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और उसके चेहरे को साफ करने लगती है और कहती है, तुम बहुत मेहनती हो, सच में। अब हम तीनों को घर पर एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ रिम बार बार चिन को खाना सर्व कर रही थी और यहाँ तक कि उसे अपने हाथों से खिला भी रही थी। इसके बाद रिम के चेहरे पर खाना लग जाता है तो चिन उसे इशारा करता है। रिम को समझ नहीं आता तो चिन खुद अपने हाथ से उसका चेहरा साफ करता है। इस पर रिम मुस्कुराती है। अब हम उन्हें एक स्टोर में देखते हैं, जहाँ पर चिन रिम को हैंड बंगल्स दिला रहा था। रिम धीरे से कहती है, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत महंगा है? इस पर चिन कहता है, पैसों की चिंता मत करो, जो तुम्हें पसंद हो खरीद लो। यह सुनकर सेल्स गर्ल को लगता है कि ये लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए वह प्राउड से रिम से बात करती है। जब रिम उससे एक बंगल का प्राइस पूछती है तो वह बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देती है। रिम कहती है, आपके पास कुछ और होगा क्या? इस पर सेल्स गर्ल कहती है, मैं सिर्फ रिच कस्टमर्स को ही देखती हूँ, और एक दूसरी सेल्स गर्ल को बुलाती है जो इन दोनों से बहुत ही अच्छे से बात करती है। इसके बाद चिन जल्दी से मैनेजर को कॉल करता है और कहता है, हम एक ज्वेलरी स्टोर में हैं, जल्दी से यहाँ सब कुछ मैनेज करो। इसके बाद स्टोर का मैनेजर आता है और कहता है, आज हमारे स्टोर की एनिवर्सरी है और आप सबसे पहले कस्टमर हैं, तो आपको जो भी खरीदना है आप खरीद लीजिए, आपके लिए फ्री होगा। यह सुनकर तो रिम खुश हो जाती है और कहती है, आप सच बोल रहे हैं? वह कहता है, बिल्कुल हाँ। इसके बाद वह एक बैंगलेस सेलेक्ट करती है। सेल्स गर्ल बैंगलेस को पैक करके उसे दे देती है। वह लेकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
अगले सीन में हम इन्हें दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर रिम चैन के पास आती है और कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, इसलिए मैंने सोचा है मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँगी। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूँगी। वह कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, तुम रेस्ट करो। तो वह कहती है, बिल्कुल नहीं, और ज़बरदस्ती उसके साथ जाती है। यहाँ आकर वह कहती है, इस साइट पर तुम अकेले काम करते हो, क्या कोई और मज़दूर क्यों नहीं है? तभी एक मज़दूर आता है और चैन को ग्लव्स देकर कहता है, चलो जल्दी से काम शुरू करते हैं। जिसके बाद चैन काम करना शुरू करता है और रिम उसे देख रही थी। चैन भी दूसरी तरफ से बार बार रिम को इशारे कर रहा था कि वह कितना ज़्यादा ताकतवर है, कितना सारा मेहनत का काम कर रहा है। और यह सीन यहीं पर कट जाता है। अब हम देखते हैं रिम और लिमो मिलकर स्टोर को डेकोरेट कर रहे थे। लिमो कहती है, तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, तुमने हाल ही में पहला प्राइज़ जीता है, जिसकी वजह से हमारा स्टोर इतना ज़्यादा फेमस हो गया और हमें काफ़ी सारे पैसे भी मिले हैं, जिससे हम अपना काम और ज़्यादा बढ़ा सकें। तभी रिम की नज़र उसी तरफ आते हुए सारा और मैंग पर पड़ती है, तो वह कहती है, फाइनली ये कंपटीशन मैंने अपनी मेहनत से जीत लिया, जिसकी वजह से मुझे इतने सारे पैसे और इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है। ये सारी बातें सुनकर सारा चिढ़ जाती है और गुस्से में उसके पास आकर बोलती है, तुम कितनी चालाक हो, तुमने जानबूझकर यह 3 दिन बाद रखा है क्योंकि 3 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट है, पर वैसे भी तुम्हारी औकात नहीं है मेरी बराबरी करने की। मेरी एंगेजमेंट इम्पेरियल होटल में हो रही है और तुम जानती हो वह कितना ज़्यादा महंगा है, पर क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी और दयालु हूँ, इसलिए चलो तुम्हें खाने पर बुला लेती हूँ। और वह उसे अपनी मैरिज का कार्ड दिखाकर कहती है, रात के खाने पर आ जाना। जिस पर रिम कार्ड खोलकर देखती है और फिर उसे साइड में फेंक देती। जिस पर रिम बोलती है, बता देना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी वह औरत अब मेरी मॉम नहीं है और मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। इसके बाद हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां दोनों की इवेंट्स उसी होटल में हो रही थीं। सारा की सगाई और रिम की सेलिब्रेशन पार्टी। सारा के गेस्ट लगातार आ जा रहे थे, लेकिन रिम का कोई भी गेस्ट अभी तक नहीं आया था। ये देखकर सारा कहती है, क्या हुआ, तुम्हारा कोई गेस्ट नहीं आया? वास्तव में हमारा तो कोई ग्राहक भी नहीं आया। वैसे भी कौन आएगा, क्योंकि तुम जो खुद को डिज़ाइनर कहती हो, पर तुम किसी दर्जी से कम नहीं हो। तभी वहाँ वही 3 लड़के आते हैं जिन्हें हमने स्टार्टिंग में देखा था। उन्हें देखते ही मैग उनके पास भागकर जाता है और उनका स्वागत करता है, लेकिन वे कहते हैं, हम तुम्हारे इनविटेशन पर यहाँ नहीं आए हैं, और वे तीनों सीधे रिम के पास चले जाते हैं। यह देखकर सारा और मैग दोनों हैरान हो जाते हैं। वह तीनों रिम को बधाई देते हैं और इसके बाद वहाँ कई सारे गेस्ट आने लगते हैं। यह देखकर सारा को बहुत गुस्सा आता है और वह रिम के पास बहस करने के लिए पहुँच जाती है। इस पर उन तीनों को भी गुस्सा आ जाता है और वे मैंग को डांटने लगते हैं। साथ ही वे अपने गार्ड्स को भी बुलाकर कहते हैं, अगर तुम नहीं माने तो तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा देंगे, खत्म हो जाएगी तुम्हारी सगाई। मैंग कहता है, कृपया मुझे माफ़ करना, यह थोड़ी सी बेवकूफ़ है, इसलिए ऐसा कर रही है। इसके बाद वह सारा को साइड में ले जाता है और उस पर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। इस पर सारा कहती है, चुप रहो, मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ और आज मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। और वह जल्दी से इवेंट हॉल के अंदर आ जाती है और बोलने लगती है, ये जो इतनी सीधी बन रही है, ये सीधी नहीं है, ये लड़की बहुत चालाक है। मैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भागकर स्टेज पर चढ़ जाती है और माइक निकाल लेती है। वह कहती है, इस लड़की ने 5 साल पहले मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाया था और यह मैरिज से पहले ही गर्भवती हो गई थी। ये बहुत ही बेशर्म और गिरी हुई लड़की है। यहाँ पर सारा की मॉम भी आ जाती है और वह भी अपनी डॉटर का समर्थन करती है और रिम की भर भर के बुराइयाँ करती है। वह कहती है, शायद आप सभी को मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए सबको रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है, जिसमें रिम बोल रही थी, मुझे थोड़ी सी चोट लग गई है, रूम नंबर 303 में आ जाओ। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और पहले भाई को एक पेपर देते हुए कहता है, ये रिकॉर्ड्स हैं, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पहला भाई सबके सामने कहता है, यह होटल की चेक इन और चेकआउट की रिकॉर्ड्स हैं और इनके हिसाब से तुम्हारे हस्बैंड ने चेक इन और चेकआउट किया ही नहीं, और ये पूरे 20 दिनों के रिकॉर्ड हैं। जिस दिन की तुम बात कर रही हो उससे पहले और उसके बाद के 20 दिन। इस पर वह कहती है, बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर एक और आदमी कहता है, बेवकूफ़ औरत, ये रिकॉर्ड झूठे नहीं हो सकते, तुम जानबूझकर इस लड़की को बदनाम कर रही हो।
इसके बाद ये तीनों भाई मिलकर मैंग को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वह जाकर सारा को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। इसके बाद सारा कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन मैंग उसे धक्का दे देता है। उसकी मॉम उसे उठाती है और मैंग वहाँ से चला जाता है। सारा की मॉम कहती है, चलो बहुत बेइज्जती हो गई, अब यहाँ से निकलते हैं। जाते जाते सारा कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रिम चैन से थैंक्स बोलती है। फिर हम रिम को चैन के साथ देखते हैं, जहाँ पर रिम चैन से पूछती है, अरे मुझे तुमसे पूछना था कि जोजो का बर्थडे कब है, क्योंकि मैं उसके लिए पहले से ही तैयारी करना चाहती हूँ। जिस पर चैन कहता है, मैंने उसके लिए 8 जून चुना है। वह कहती है, चुना है से क्या मतलब? जिस पर चैन कहता है, मैंने उसे अडॉप्ट किया है। इस पर रिम कहती है, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। वैसे वह दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, जैसे वह तुम्हारा रियल सन है। इसके बाद वह कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। करीब 5 साल पहले मेरे साथ कुछ हुआ था। उसके बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, पर अफसोस कि वह अब मेरे पास नहीं है। इस पर चैन उसे नैतिक समर्थन देता है, जिसके बाद वह चैन से कहती है, तुम कितने अच्छे हो, तुम मुझे समझते हो, और उसे किस करती है। इस पर चैन बहुत खुश हो जाता है। वह उसके कंधे पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है। चैन कहता है, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मुझे कुछ कन्फेस करना है, लेकिन उससे पहले ही वह लड़की सो चुकी थी और इस बेचारे की दिल की बात दिल में ही रह जाती है। इसके बाद हम चैन को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वह यह प्रैक्टिस कर रहा था कि वह किस तरह से रिम के सामने कंफ्यूज करेगा। पीछे से चुपचाप मैंने ज़रा सा गेट खटखटाया और कहा, सर आप यह क्या कर रहे हैं? मैनेजर को देखकर वह डर जाता है और कहता है, तुम अंदर कैसे आए? इस पर वह कहता है, मैंने करीब 3 बार आपका डोर नॉक किया, पर आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। वैसे आप यह कर क्या रहे हैं? इस पर वह कहता है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं कैसे कंफ्यूज करूँगा रिम के सामने। जिस पर मैनेजर कहता है, अच्छी बात है, अगर आप कन्फेस कर रहे हैं, इससे आपका दिल हल्का हो जाएगा और शायद वह भी रिग्रेट में होंगी। अब हम इन्हें रात में देखते हैं, जहाँ पर चैन गेम खेल रहा था। रिम उसके पास आती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? वह कहता है, मैं गेम खेल रहा हूँ। वह कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे भी खेलना सिखाओ। और वह उसे खेलना सिखाता है। गेम खेलते खेलते यह लड़की के हाथ से उसका फ़ोन ही गिर जाता है। जब वह फ़ोन को उठाने जाती है तो वह चैन की पॉकेट में एक बॉक्स देखती है। उसे बॉक्स को खुश होकर निकालते हैं कि उसमें शायद रिंग होगी, पर जब वह उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक पेंडेंट था। इसे देखकर वह शॉक हो जाती है और मैं जल्दी से जाकर अपने ड्रॉइड से ऐसा ही बॉक्स निकालती हूँ। उसमें भी वही पेंडेंट था और यह पेंडेंट था जो चैन 5 साल पहले छोड़कर गया था। इसके बाद वह चैन के सामने आती है और कहती है, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम रिम को अगले दिन लिमो के साथ देखते हैं, जहाँ पढ़ रही थी। उसे पेस्ट्री खिलाती है और कहती है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों हो? जिस पर वह कहती है, 5 साल पहले जो आदमी मेरे साथ था वह और कोई नहीं बल्कि चैन ही था। यह सुनकर लिमो शॉक हो जाती है और कहती है, तुम सच बोल रही हो? वह कहती है, हाँ। जिस पर लिमो कहती है, तो तुमने क्या सोचा? जिस पर रिम बोलती है, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे डिवोर्स देने के बारे में सोच रही हूँ। पर लिमो से समझाती है कि ऐसा मत करो, पर वह कहती है, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे ट्रिक किया है। वह मुझे बता सकता था, पर उसने मुझे नहीं बताया। उसने यह बात मुझसे छुपाई है। जिस पर लिमो उसे पेस्ट्री खिला देती है और कहती है, ठंडी दिमाग से सोचो। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर रिम चैन के सामने बैठी थी और वह कहती है, मुझे सच सच बताना, 5 साल पहले तुम ही थे। जिस पर वह कहता है, हाँ मैं वही हूँ। रिम कहती है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? जिस पर वह कहता है, मुझे भी सच नहीं पता था। जब मैंने तुम्हारे इस कर देखा तो मुझे कन्फर्म हुआ। रिम कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जानबूझकर किया है, तुमने मुझे ट्रिक किया है। 5 साल पहले भी तुमने कहा था कि तुम जिम्मेदारी उठाओगे, लेकिन तुम चले गए। जिस पर चायन कहता है, तुम नहीं जानती 5 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था। मैं इसलिए गया था क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद तुम मुझे नहीं मिली। पहले मैं कुछ और था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ रहो। जिस पर रिम वहाँ से उठकर जाने लगती है। वह उसे रोकता है और कहता है, कृपया मुझे माफ़ कर दो।
पर रिम कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरे साथ यह सब कुछ हुआ। तुम मुझे छोड़कर चले गए, यह बोलकर कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। उसके बाद मेरा बेबी भी मुझसे दूर हो गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और तुमने मुझे सच्चाई भी नहीं बताई। चायन उसे हक करता है, लेकिन वह उसे खुद से दूर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सारा को देखते हैं, जो कि गुस्से से पागल हो रही थी और वह अपने रूम की चीज़ें तोड़ रही थी। तभी उसकी मॉम आती है और वह अपनी मॉम से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे चिड़ैल से बदला लेना है। आप कुछ करती क्यों नहीं हैं? उसने मुझे bully किया है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। पर तभी सारा को चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाती है। इसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसकी किडनी खराब हो चुकी है। उसे जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा। जिसके बाद वह परेशान हो जाती है। उसकी मॉम कहती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपनी किडनी दूंगी। लेकिन हम सारा को इसके बाद डॉक्टर के पास देखते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं, आपकी मॉम की किडनी आपसे मैच नहीं हुई। यह सोचकर तो वह परेशान हो जाती है, क्योंकि इस हिसाब से तो वह अपनी मॉम की बायोलॉजिकल डॉटर्स है ही नहीं। वह वापस रूम में आती है, जहां पर उसकी मॉम थी। वह कहती है, तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी किडनी दूंगी। पर वह कहती है, मुझे आपकी किडनी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती आपको कोई दिक्कत हो। उसकी मॉम कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा कहती है, आप प्लीज़ घर जाइए, मैं थोड़ा सा ब्रेक चाहती हूँ। आप भी थोड़ा ब्रेक लीजिए और रेस्ट कीजिए। उसकी मॉम कहती है, ठीक है, मैं घर जाती हूँ, तुम्हारे लिए फ़िश शॉप बनाकर लाती हूँ। और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सारा को कॉरिडोर में देखते हैं और उसके हाथ में रिपोर्ट्स थीं। उसे समझ आता है कि उसकी किडनी किसी और से नहीं, बल्कि रिम के साथ मैच हुई है और रिम ही उसे अपनी किडनी दे सकती है। इसके बाद हम इन दोनों मॉम डॉटर को देखते हैं, जहाँ पर सारा अपनी मॉम से कहती है, मॉम, आप मुझे किडनी मत दीजिए, बल्कि आप मुझे रिम से किडनी दिलवाइए। जिसके लिए उसकी मॉम भी मान जाती है। वह उसे एक वॉइस मैसेज डाल देती है, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कॉल करो। उसके बाद उधर से रिम की कॉल आती है। वह कहती है, बताइए, आप क्या बताना चाहती हैं? जिस पर वह बोलती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जिस पर रिम कहती है, बट हुआ क्या है? उसकी मॉम कहती है, मुझे सच्चाई पता चली है। रिम बोलती है, कैसी सच्चाई? उसकी मॉम कहती है, दरअसल सारा मेरी बायोलॉजिकल डॉटर्स नहीं है, बल्कि तुम हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज़, क्या तुम अपनी मॉम को माफ़ करोगी और क्या तुम अपनी मॉम से मिल सकोगी? क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यह सब कैसे हैंडल करूं। मैं पागल होती जा रही हूं, प्लीज़ मेरी मदद करो। और वह अच्छा खासा ड्रामा करके उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर लेती है और मिलाने के लिए बुलाती है। जब यह सारी बातें वह कॉल पर कर रही थी, तो सारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है ये सब सुनकर। और वह अपने मन में सोचती है, तो मॉम पहले से जानती हैं कि मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर्स नहीं हूँ, बल्कि रिम हूँ। इसके बावजूद भी वह मुझे प्यार करती हैं और उसे नहीं। आखिर यह क्या मैटर है? कॉल कट होने के बाद उसकी मॉम कहती है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, रिम अपनी मॉम से मिलने आती है और वह कहती है, क्या आपने जो भी कॉल पर कहा वह सच है? जिस पर उसे अपने पास बिठा दिया और कहती है, दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा काम करो। तुम्हारी बहन की किडनी खराब हो गई है, तो मैं उसे किडनी देनी होगी। जिस पर वह कहती है, आपने फिर से मुझसे झूठ बोला और मैं यह नहीं करने वाली हूँ। को जाने लगती, पर उसकी मॉम से रोकती है और एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें किडनी देनी होगी। वैसे तुम हमेशा से यही सोचती थी कि मैं पक्षपात करती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें कहीं और से लेकर आया। तुम अपने बाप की मिस्ट्रीज़ की डॉटर हो। उसने मुझे इस फोर्स किया ताकि मैं तुम्हें पाल सकूं। उसने कहा, अगर मैंने तुम्हें नहीं पाला तो मुझे तलाक दे देगा। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ रखा, और जो तुम्हें लगता था कि तुमसे बचाने के चक्कर में मेरे पैर में चोट लगी है, वह भी एक झूठ था। मैं सिर्फ तुम्हें काबू में रखना चाहती थी। और जो तुम्हारा सन है, मैंने उसे रिच फेनमिली को नहीं दिया, बल्कि उसे डॉक्टर को भेज दिया। यह सब सुनकर रिम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वह कहती है, ठीक है, मैं आपकी डॉटर को अपनी किडनी दूंगी, पर बदले में आपको बताना होगा मेरा सन कहाँ पर है। इस पर वह कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ। इसके बाद हम रिम को डॉक्टर के साथ देखते हैं,
जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि उसने उसे बच्चे को एक अनाथालय में दे दिया था। इसके बाद रिम और अनाथालय में जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि कई साल पहले उसमें आग लग गई थी, जिसमें जलकर सभी बच्चे मारे गए थे। यह सुनकर वह उदास हो जाती है। दूसरी तरफ हम चेन को देखते हैं, जो अपने मैनेजर को बुलाता है और कहता है, पता करो जब उसकी वाइफ ने बच्चे को जन्म दिया था तो क्या क्या हुआ था, कुछ भी करो और मेरे बच्चे का पता लगाओ। जितना भी पैसा लगे मुझे परवाह नहीं है और जल्द से जल्द यह काम करो। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। अब हम रिम को जोजो के साथ देखते हैं। जोजो कहता है, मॉम आप सैड क्यों हैं? आखिर क्या बात है? कृपया मुझे बताइए। वह कहती है, कुछ भी नहीं। जोजो कहता है, आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि आप परेशान हैं, तो आपको मुझे बताना चाहिए। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। वह कहती है, मैं बस थोड़ी सी थकी हूँ। इस पर जोजो उसे खिलाने लगता है तो वह कहती है, मुझे भूख नहीं है। जोजो कहता है, आप मुझे अपनी परेशानी बताएंगी। जिस पर वह कहती है, दरअसल मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। जिस पर वह कहता है, ऐसा नहीं है, आप मुझे तो अच्छे से प्रोटेक्ट करती हैं। तभी पीछे से दो आदमी आते हैं और रिम के सर पर डंडा मारकर उसे ले जाने लगते हैं। जोजो रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वे उसे ले जाते हैं, जिसके बाद वह जल्दी से अपने डैड को सूचना दे देता है। इसके बाद हम रिम को एक जगह पर बंधे हुए देखते हैं। उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर कोई नहीं आता, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। पर फाइनली वहाँ पर चैन आ जाता है और उसे बचा लेता है। वह उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है, उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहते हैं वह सुरक्षित है। इसके बाद उसके पास एक कॉल आती है उसकी मैनेजर की। वह कॉल रिसीव करता है। मैनेजर उसे बताता है, सर मैंने पता किया है, ये बात थोड़ी अजीब है, आपको सुनकर अजीब लगेगा। दरअसल जो रिम है वह साल में अपनी असली बायोलॉजिकल डॉटर है, पर उसकी मॉम को यह बात नहीं पता। उसे लगता है कि वह उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस की डॉटर है, पर दरअसल उसके हस्बैंड ने अपनी मिस्ट्रेस की डॉटर को अपनी वाइफ की डॉटर से बदल दिया था, और जिसे वह अपनी बायोलॉजिकल डॉटर समझती है, जो कि सारा है, दरअसल सारा मिस्ट्रेस की डॉटर है और रिम उसकी खुद की डॉटर है, जिसे वह मिस्ट्रेस की डॉटर समझ रही है। ये सब उसके हस्बैंड ने इसलिए किया क्योंकि वह अपनी मिस्ट्रेस की डॉटर को ज़्यादा प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ उसकी डॉटर को कोई तकलीफ दे। इसके बाद वह कॉल कट कर देता है। चैन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह अंदर जाने की कोशिश करता है, गेट लॉक था। वह फाइनली अंदर पहुंच जाता है, जहां पर डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी निकालने की तैयारी कर रहा था। इसके बाद वह डॉक्टर को पंच मारता है और रिम को लेकर बाहर आता है। उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह नहीं रुकता और उसे ले जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं, जहां पर रिम को होश आता है। वह घबराकर उठती है। चैन कहता है, यह हॉस्पिटल एकदम सुरक्षित है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हम सारा और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ पर सारा कहती है, आप फेल हो गईं, आप कुछ भी नहीं कर पाईं। उसकी मॉम कहती है, वह छोटा बच्चा मर चुका है, इसलिए वह अपनी किडनी नहीं दे रही। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम रिम को लिमो के साथ देखते हैं, जहाँ पर वह बैठकर ड्रिंक कर रही थी। लिमो से ड्रिंक करने से रोकती है। तभी रिम के पास चैन का मैसेज आता है। वह पूछता है, रात के डिनर में तुम क्या खाना चाहोगी? पर वह उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि वह बहुत अपसेट थी। वहाँ से उठकर जाती है तो लिमो जल्दी से चैन को कॉल करके बताती है, वह बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, तुम आ जाओ। इसके बाद हम इनको रोड पर देखते हैं। जब चैन आता है तो वह कहती है, वह पीछे से गायब थी। उसके बाद चैन उसे ढूंढता है तो वह उसे एक बिल्डिंग के ऊपर देखता है, जहाँ से वह सुसाइड करने की कोशिश करती है। वह जल्दी से उसके पास जाता है। वह कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मैं किसी को भी सेफ नहीं कर पाई, मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। जिस पर वह कहता है, ऐसा मत करो, अगर तुम चली गई तो जोजो का क्या होगा? वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, उसे अनाथ आश्रम में जो भाग लगी तो कुछ बच्चे बच गए थे और उन बच्चों में तुम्हारा भी सन था। वह और कोई नहीं बल्कि जोजो है, जिसे मैंने अडॉप्ट किया था। यह सुनकर वह इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी चैन के पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि जोजो का किडनैप हो गया है। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो जोजो को मारने की कोशिश कर रही थी,
पर तभी वहाँ पर रिम आ जाती है और उसे बचाती है, पर वह औरत मानती नहीं और उस पर हमला कर देती है। यहाँ पर चैन भी आ जाता है और वह नाइफ से भी हमला करती है, पर चैन फाइनली उसे बचा लेता है। अब हम इन तीनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। इसके बाद हम सारा की मॉम को देखते हैं। उसके पास डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर कहते हैं, आप अपनी डॉटर को किडनी देना चाहती थीं, पर बात यह है कि जब टेस्ट किया गया तो उसकी किडनी भी आपसे मैच नहीं हुई। जिसके बाद हमने डीएनए टेस्ट किया तो 99% वह फेल हो गया। इसका मतलब है कि वह आपकी डॉटर नहीं है। कॉल कट हो जाती है और वह एफआईआर जब रिलायंस कर देती है तो उसे महसूस होता है कि उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया। दरअसल सारा उसकी मिस्ट्रेस की डॉटर है। जब सच्चाई पता चलती है तो उसका दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। तभी वहाँ पर सारा आती है और कहती है, मैम चलिए, जल्दी से प्लानिंग का टाइम हो गया है, आपको अपना कार एक्सीडेंट का नाटक करना है। जिस पर वह खड़ी होकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, झूठी दोस्त दायन की बेटी, तेरी वजह से मैंने अपनी डॉटर के साथ ऐसा बिहेव किया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसका गला दबाने लगती है, पर उल्टा सारा तो उसे धोखा दे देती है और कहती है, अपनी औकात जानो मेरी बुढ़िया। जिस पर वह खड़ी होकर पिल्लों से उसे मारने लगती है और धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में रिम को देखते हैं, जिसके पास उसकी मॉम की एक वीडियो थी और वह कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, तुम मेरी डॉटर हो, तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हो, मेरे साथ धोखा हुआ है, भुलाना भुलाना। इसके बाद वह रिम से मिलने उसकी बुटीक भी आती है और कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, डीएनए रिपोर्ट है, और वह उसे डीएनए रिपोर्ट भी दिखाती है, पर रिम उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम चैन को देखते हैं। उसके पास उसका मैनेजर आता है और कहता है, सर मैंने चेक किया है, मैंग और सारे मिलो बहुत सारे क्राइम कर चुके हैं। जिस पर वह कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 1 हफ्ते के अंदर मैंग का परिवार पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। ये सारी बातें मैंग सुन लेता है, इसलिए वह रिम का किडनैप करवा लेता है। जब यह बात चैन को पता चलती है तो वह जल्दी से मैनेजर को कोरियन को ढूंढने को कहता है। इसके बाद हम रिम को देखते हैं, जिसे एक जगह पर बांध कर रखा गया है। वहाँ पर मैंग आता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। यहाँ पर सारा भी आ जाती है और वह आकर बकवास करना शुरू कर देती है, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। उसे कुछ कर पाती चैन यहाँ पर आ जाता है, पर सारा रिम को नाइफ से स्टैब कर देती है। इसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसे मिलने के लिए जो आता है। यहाँ पर उसकी मॉम भी आती है और एक बार फिर से उससे माफ़ी मांगती है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम चैन और रिम को एक साथ मूवी देखते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये लोग कंज्यूरिंग देख रहे थे और बेचारी हीरोइन डर जाती है, तो हीरो से संभालते हुए कहती है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हम इन्हें रोमांस करते हुए देखते हैं और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर इनके पास एक और बेबी था और ये लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे। यहाँ पर रिम की मॉम भी ये सब दूर से देख रही थी। फाइनली उन्हें भी खींच लेती है फ़ोटो के लिए। इसका साफ मतलब था कि उसने उन्हें माफ़ कर दिया था। इसके साथ ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है।